होगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बर्ड हो, चाहे कीड़ा हो, कोई इंसान हो या कोई जानवर हो, उनके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म होता है। अब जो भी होता होगा इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल एमोनिया, दूसरा हो जाएगा यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा सोडियम के आयन, पोटेशियम के आयन, क्लोरीन के आयन, सल्फेट और फॉस्फेट, ये सब हमारे पास है। इसके अलावा भी वेस्टेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग का बॉडी में एक वेस्टेज ही है। तो ये सब हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से आते हैं। इसके अलावा एक और भी है जिसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है जब हम बाहर से इनटेक करते हैं तब भी ये चीज हम लोग का बॉडी में एक्यूमुलेट होता ही होता है। अब इन सब चीजों से मैंने कुछ चीजें ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये तीनों चीजों को अगर देखोगे तो इनको कहते हैं नाइट्रोजेनियस वेस्ट कहते हैं। ये नाइट्रोजनियस वेस्टेज हम लोग का बॉडी में सबसे डेंजरस होता है। ठीक है। अगर इन वेस्टेजेस को नहीं रिमूव करोगे तो बॉडी में क्या बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगा, ऑर्गन डैमेज वगैरह होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं जो नाइट्रोजनियस वेस्टेजेस होते हैं जिसमें एमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, बॉडी या तो बॉडी या से पार्शियली इसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। पर रिमूव करने के सबके अपने अपने मैकेनिज्म होता है। लेकिन उससे पहले नाइट्रोजनियस वेस्ट में हम लोग तीन चीजों को रखते हैं। एक हमारे पास क्या होगा, एमोनिया, एक हो जाएगा हमारे पास यूरिया, और एक हो जाएगा हमारे पास यूरिक एसिड। अब देखो, जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस में रहेंगे, जैसे कहीं पे कोई क्वेश्चन देख लोगे, क्या ये तीनों इक्वल मात्रा में टॉक्सिक है, तो नहीं है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अगर देखोगे तो पहला तो एमोनिया को रखो, फिर यूरिया को रखो, फिर यूरिक एसिड को रखो। सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होगा, एमोनिया, फिर हो जाएगा हमारे पास यूरिक एसिड, मतलब यूरिया होगा, फिर यूरिक एसिड होगा। एमोनिया को डिस्चार्ज करने के लिए बॉडी से ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी का जरूरत है। तो सबसे ज्यादा पानी किस में जरूरत है, एमोनिया में। इसमें लार्ज अमाउंट चाहिए, और इसमें सबसे कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। मतलब इनका जो एक्सक्रीशन होगा, रिमूवल होगा, वो भी क्या होगा, अलग अलग रेट पे होगा। किसी को ज्यादा पानी, किसी को उससे कम पानी, किसी को बहुत कम पानी। अगर इन तीनों का बात करो तो मान लो कोई क्वेश्चन मिला, क्या इनको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो नहीं चाहिए। क्या इक्वली ये लोग टॉक्सिक है, तो नहीं है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होगा, अमोनिया, उसके बाद क्या होगा, यूरिया, फिर उसके बाद क्या होगा, यूरिक एसिड। अब अमोनिया जो होता है वो वाटर में बहुत इजीली सॉल्यूबल होता है। दूसरा, जो जानवर एमोनिया प्रोड्यूस करता है एज ए नाइट्रोजनियस वेस्टेजेस, उनको कहते हैं एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक उन तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनका बॉडी से एमोनिया रिमूव होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एमोनोटेलिज्म। ओके, यहाँ पे LISM लगा दोगे तो एमोनोटेलिज्म वो प्रोसेस हो जाएगा जिसमें एमोनिया रिमूव होता है। बात समझ पा रहे ना। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, तो इसके उदाहरण के तौर पर सबसे पहले होगा ना बोनीफिशेस। सबसे पहले क्या होगा, बोनीफिशेस। दूसरा क्या होगा, एक्वाटिक, यहाँ पे इंसेक्ट्स भी बोलोगे एंड साथ में एम्फीबियंस भी बोलोगे, है ना, याद रखो। नाउ तो हमारे पास क्या क्या चीजें होंगे जो एमोनिया डिस्चार्ज करते हैं अपने बॉडी से। उसमें एक तो हो जाएगा बोनीफिशेस, मतलब ऐसे मछलियां जिनमें हड्डियां होंगी, एंड साथ में एक्वाटिक कीड़े, मतलब जो जलीय कीड़े वगैरह होंगे,
और एम्फीबियंस का मतलब जो दोनों जगह में रहते हैं, पर ज्यादातर समय कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? इन तरह के ऑर्गेनिज्म में किडनी नहीं होता है, इनमें किडनी नहीं होता। तो सवाल है कैसे एक्सक्रीशन करता होगा? तो एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डिफ्यूजन। और यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है? वो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होता है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट का मतलब मान लो ऐसा कोई जानवर है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कोई एक तो, मान लो ये जानवर का बॉडी है, ठीक है, ये जानवर का बॉडी हुआ। अब देखो जब बॉडी में ये एक्यूमुलेट होगा एमोनिया ज्यादा मात्रा में, तो मान लो यहाँ पे एमोनिया ज्यादा हो गया, ठीक है, और चूंकि ये जानवर जहाँ है उसके बाहर तो एमोनिया कम होगा, बॉडी में एमोनिया ज्यादा हो गया, तो ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये उनका बॉडी का क्या है? सरफेस है। ये क्या हो जाएगा? उनका बॉडी का सरफेस है। तो ये सरफेस से होते हुए अंदर से क्या हो जाएगा? एमोनिया बाहर की ओर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब अंदर हाई पोटेंशियल है, बाहर लो पोटेंशियल है। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इस बॉडी से एमोनिया सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से, मतलब हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर रिमूव हो जाता है। ये जो एमोनोटेलिक होते हैं उनमें यही प्रोसेस है। बात समझे? चलो आगे। यूरिया, ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में मिलता है, खास करके किन में? मैमल्स, एंड देन हमारे पास मैरीन फिशेस, एंड हमारे पास एम्फीबियंस होंगे। देखो यहाँ पे भी एम्फीबियंस है, वहां पे भी एम्फीबियंस है, पर ये एम्फीबियंस मोर और लेस क्या है? ज्यादातर जमीन में रहने वाले। वो एम्फीबियंस ये ज्यादातर पानी में रहने वाले। पर एम्फीबियन किसे कहते हैं? जो दोनों जगह रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, ठीक है। यूरिया वाला में लिवर एंड किडनी दोनों काम करता है। हमने अभी देखा मेटाबॉलिक प्रोसेस था, मेटाबॉलिक प्रोसेस में सबसे पहले एमोनिया बनेगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस में बॉडी में एमोनिया बना, एमोनिया को लिवर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। फिर यूरिया को किडनी क्या करता है? फिल्टरिंग का काम करेगा, जो उसका प्रोसेस है। एंड फिल्टरिंग करने के बाद इसका कुछ अमाउंट, स्मॉल मात्रा को बॉडी में कंजर्व कर लेगा, और रिमेनिंग को वो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। इसी का नाम एक्सक्रीशन है। समझ पा रहे हो? ठीक है। इसमें पानी का मात्रा कम चाहिए, तो इनमें क्या होता है ना, किडनी वगैरह होता है। जनरली इसमें हम लोग देखते हैं ना, देखो किडनी होता है साधारण केस में। अब सब में किडनी हुआ तो ठीक है, नहीं तो कुछ विशेष ऑर्गन होगा किसी में, है ना। अब इसमें पानी कम, ये कम टॉक्सिक है। अब इनको नाम क्या दिए थे? यूरियोटेलिक। स्पेलिंग देख लेना, यही था, यूरियोटेलिक हम लोग इनको बोल सकते हैं। अब यूरिक एसिड में यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक में कौन कौन से जानवर आएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल स्नेल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में कीड़े वगैरह। इनमें जो भी होता है, जो वेस्टेजेस निकलता है यूरिक एसिड, वो पैलेट के रूप में निकलता है, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? पेस्ट के रूप में। इसमें एक चीज है कि इसमें ज्यादा पानी का जरूरत नहीं होता है, ये ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, ये नॉर्मली निकल जाता है। तो पक्षी वगैरह में खूब यूरिक एसिड होता है उनका, जो भी एक्सक्रीशन करता है। तो नाइट्रोजनियस वेस्टेजेस के ये है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं। अब आगे देखो, अब ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो वर्गों में बांटेंगे। एक क्या होगा? वर्टेब्रेट होंगे,
और एक क्या होगा, इनवर्टेब्रेट्स होंगे। वर्टेब्रेट्स जिनमें हम लोग क्या देखते हैं, बैकबोन होता है, और इनवर्टेब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं होता है। सो ये समझोगे, जो वर्टेब्रेट्स होते हैं इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये सिस्टम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, और यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तुम नाम दे सकते हो किडनी। खास करके जो हम लोगों में होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम या फैसेट्स हैं। और इनमें क्या होता है ना, सिंपल ट्यूबल्स होते हैं, इनमें सिंपल ट्यूबल्स होते हैं, और इनका फंक्शनिंग भी क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि बॉडी भी छोटा होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मैकेनिज्म को नहीं चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पर देखो, एक होगा प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया स्पेलिंग देख लो ना, ठीक है, चलो। और दूसरा होगा नेफ्रिडिया, तीसरा होगा देखो माल्फिजियन, बॉडी या ट्यूबवेल या जो बोलना चाहो, है ना। इसके अलावा चौथा होगा एंटिनल ग्लैंड्स, जिनको क्या कहेंगे, ग्रीन ग्लैंड्स कहेंगे। इन चारों से भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो तुमको क्लियर रखना ये बात कि प्रोटोनेफ्रिडिया एक तरह का सिंपल बोल सकते हो, सिंपल ट्यूबवेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, पहला नाइट्रोजनियस वेस्टेजेस को जो रिमूव करना हो तो करेगा ही, साथ में आयोनिक बैलेंस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लूइड बैलेंस का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा, ह्यूमंस में कुछ मात्रा में यूरिया क्या करता है, अपने पास रख लेता है। क्यों रखता है, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन, आयोनिक बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस बॉडी में करना होता है। ऐसे ही प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम्सेस भी क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस, आयोनिक बैलेंस, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। नाइट्रोजनियस वेस्ट तो रिमूव करेगा ही, साथ में ये सब को भी वो बैलेंस करेगा। उदाहरण के लिए ना, सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें हमारे पास फ्लैट वर्म प्लानरिया आएगा। इसके अलावा इसमें कुछ एनेलिड्स आएंगे, कुछ रोटिफर्स आएंगे, और सेफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फियोक्सस। ये सब उदाहरण के तौर पर इसमें आएंगे, समझ पा रहे हो ना। नेफ्रेडिया खास करके किस में आएगा, अर्थवर्म में, और कुछ मात्रा में तुम देखोगे तो एनालिड्स में भी ये मिलता है। ये भी काम क्या करेगा, वही नाइट्रोजनियस वेस्टेज, नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करेगा, आयोनिक बैलेंस करेगा, और साथ में क्या करेगा ना, फ्लूइड बैलेंस करेगा, ठीक है। इसके अलावा मल्फिगियन ट्यूबवेल्स या बॉडी, ये हमको किस में मिलता है, कॉकरोच में खूब मिलेगा। काम क्या करेगा, सेम वही नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करना और आयोनिक फ्लूइड बैलेंस करना। एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड किन में मिलता है, क्रुस्टासियंस में मिलता है, खास करके प्रॉन में देखोगे। तो ये सब हमारे पास कुछ बेसिक एनसीईआरटी के उदाहरण हुए जो तुमको याद रखना है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ इसी तरह का दिखता है। अब हमारे पास ये देखो, हमारे पास दो गो इसमें क्या होता है, किडनी, मतलब क्या होगा, ए पेयर ऑफ किडनी होगा, ए पेयर ऑफ किडनीज होंगे, मतलब दो दो किडनी है। अब देखो ये दोनों चीज क्या है, यूरेटर है, मतलब ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होंगे। और इसका नाम देखो, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और इस चीज का नाम क्या है, यूरेथ्रा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक पेयर ऑफ किडनी
एक पेयर ऑफ यूरेटर, एक को हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर और एक को हमारे पास क्या होगा, यूरेथ्रा होगा। और ये जो देख पा रहे हो ये एक ग्लैंड है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। इससे एड्रिनल हार्मोन्स निकलते हैं, वो भी अलग काम करता है। ये जो ब्लू कलर का देख पा रहे हो ये है वेना कावा। हम लोग पढ़े थे वेना कावा जो ब्लड कलेक्शन का काम करता है। और ऑर्टा वो चीज होता है जो ब्लड डोनेशन का काम करता है, मतलब ब्लड देने का काम करता है। अब यहाँ का डायमेंशन क्या क्या पढ़े थे, ये लंबाई में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक ये चौड़ा होता है। एंड इसका मोटाई कितना होता है, 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक ये मोटा होता है। ये हम लोग पढ़े थे। एक एक किडनी 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम वेट का होगा वो ना। किडनी के बाहर का लेयर, इसको तुम रिनल कैप्सूल भी बोल सकते हो, रिनल कैप्सूल बोल सकते हो। फिर थोड़ा सा अंदर जाओगे तो इसे क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। फिर अंदर जाओगे तो वो तुम्हें क्या देगा, मेड्यूला। ठीक है, और मेडुला के बाद यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, रिनल पेल्विस। पेल्विस के बाद यहाँ पे तुम्हें एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, हाइलम। ठीक है, सो ये तुम्हारे पास सीक्वेंस है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। उधर से जाओगे तो क्या होगा, हाइलम, पेल्विस, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, रिनल कैप्सूल। बाहर से जाओगे तो उल्टा पढ़ लो। बात समझ पाए, चलो अब आगे चलते हैं। एक सिंगल किडनी को देखते हैं। देखो किडनी कैसा दिखाई देता है ना, बीन शेप का होता है। जहाँ हम लोग बीन खाते हैं वो बीन शेप का होता है और इसका रंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। हमारे पास ये जनरली हमारे पास कहाँ पे ये मिलेगा, थोरैकिक कैविटी में मिलेगा। ठीक है, और लंबर वर्टेब्रेटा कहते हैं उस, वहां पे हमारे पास ये रहा, दो गो हमारे पास किडनी होंगे। इसका नाम अभी हम लोगों ने क्या दिया, कैप्सूल। इसका नाम क्या देंगे, कॉर्टेक्स। इसका नाम क्या देंगे, मेड्यूला। यहाँ पे क्या होगा, पेल्विस, पेल्विक रीजन। यहाँ पे एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे क्या नाम देंगे, हाइलम। अब देखो हम लोग थोड़ा सा इसको बाउंड्री बना देते कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हें कुछ इस तरह का चीज मिलेंगे, ज्यादा नहीं, 3-4 तो ऐसे बना दे रहे हैं। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। इनको क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पिरामिड्स होंगे। और ये जो हमारे पास है ये सर्विक्सेस है, जो कि पेल्विस रीजन से ही उत्पत्ति होता है। अच्छा, दो जगह के बीच का ये जो लोकेशन है इसको क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बटेनी। याद रहे, कॉलम ऑफ बटेनी भी बोल सकते हैं इसको। हमारे पास एक किडनी में हमारे पास 1 मिलियन हमारे पास क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है ना, किसी भी किडनी का नेफ्रॉन उसका बेसिक यूनिट है, बेसिक, फंडामेंटल एंड फंक्शनल। याद रहे, किसी भी किडनी के लिए नेफ्रॉन उसका बेसिक, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट है। मतलब किडनी का सारा काम किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक नेफ्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। और एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन, तो दो में कितने होंगे, लगभग 2 मिलियन, यानी 20 लाख के आसपास तुमको मिल जाएंगे, है ना। 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन हुआ। कोई भी नेफ्रॉन को देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है।
और ये जो जगह देख पा रहे हो, ये इसका स्टार्टिंग लोकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। हमारे पास कोई भी किडनी में अगर नेफ्रॉन का स्टार्टिंग देखोगे, तो ये जो रीनल आर्टरी जहां से घुस रहा है, मान लो ये जो जगह तुम देख पा रहे हो, सबसे पहले नेफ्रॉन में तुम्हें ये जगह मिलेगा जिसका नाम होगा ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद ये जो जगह तुम देख पा रहे हो, इसका नाम होगा बोमेंस कैप्सूल। क्या नाम देंगे इसको? बोमेंस कैप्सूल। अब ये बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों को अगर मिला दोगे तो नाम होगा मल्फिजियन बॉडी, या कॉर्पस्कल, या रीनल कॉर्पस्कल नाम दे सकते हो। ये बोमेंस कैप्सूल का यहाँ से तुम देखोगे तो इस जगह को कहते हैं पीसीटी, मतलब होगा प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबॉयल होगा। फिर उसके बाद जो नीचे आ रहा है, ये जो देख पा रहे हो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो, इसे कहते हैं हेनलीज लूप, या फिर हेनलेज लूप, जो जैसे उच्चारण करना चाहे। हेनलीज या हेनलीज लूप जो कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसका ये जो चीज है इसे कहेंगे डिसेंडिंग लूप। और ये जो देख पा रहे हो इसे क्या कहेंगे? एसेंडिंग लूप। ठीक है। और ये जो जगह देख पा रहे हो, इसका नाम होगा DCT, इसे कहेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबवेल कहेंगे। और ये जो है इसे कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानो ना। ये जो तुम देख पा रहे हो मल्फेजियन, मल्पीजियन, या फिर मल्पीगियन, जो उच्चारण तुम्हें सही रहेगा कर सकते हो। मल्पीगियन बॉडी, पीसीटी और ये डीसीटी, ये साधारणतः किस जगह में मिलेगा? ये तीनों चीजें कॉर्टिकुलर रीजन पे मिलेंगे। किस जगह में मिलेंगे जी? कॉर्टिकुलर रीजन में मिलेंगे। और ये जो हेनलीज लूप है, ये हमारे पास मेडुलरी रीजन में मिलते हैं, पर ये कभी छोटा भी हो सकता है, कभी डीप लंबा भी हो सकता है। जब वो छोटा मात्रा में हुआ, तब वो क्या करेगा ना, मेडुलरी रीजन में बहुत कम अंदर तक जाएगा, माने सरफेस सरफेस में ही रहेगा। उस केस में जो नेफ्रॉन या किडनी होगा, उसे कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, या फिर कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन, या फिर कॉर्टिकुलर किडनी भी बोल सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है हमारे पास। ठीक है। नेफ्रॉन ना करके किडनी कर दो। ठीक है। सो कॉर्टिकुलर किडनी या कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन मतलब क्या बोलेंगे? असल में किडनी और नेफ्रॉन के लिए सेम टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज से बना है, तो इसीलिए कर रहे हैं सर। एनलिज लूप छोटा है और ज्यादा से ज्यादा वो बाहर की ओर है, तो उसे कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन कहेंगे। लेकिन अगर वो डीप है, लॉन्ग है और इनसाइड तक घुस चुका है, तो उसको कहेंगे जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल सकते हो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो देख पा रहे हो ना, ये पूरा जगह ठो, ये एक यू शेप जैसा दिखाई दे रहा है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा इस कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन में या तो होता ही नहीं है, और हुआ भी तो बहुत छोटा सा होगा। पर हाँ, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में अच्छा खासा वो बड़ा होता है। बात समझ पा रहे ना? अब देखो इनका बेसिक क्लस्टर क्या होता है, तो वो उसको इसको हटा दे सब पॉइंट सबको। देखो, ऐसे रखो। अब देखो सबसे पहले क्या किससे बना हुआ है, तो ये जो पीसीटी रीजन है, सिर्फ इसके बारे में समझो। पीसीटी बना किससे है ना? ब्रश बॉर्डर हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना है। किससे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना है। एपिथेलियल सेल से बना है। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक तो बात समझना होगा, जब कभी भी एफरेंट आर्टेरॉइड से आकर के ब्लड किस में घुसता है? सबसे पहले ग्लोमेरुलस में जाता है। जैसे ही ग्लोमेरुलस में जाएगा, तो कुछ चीजें देखो, पहले समझो। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स होंगे ग्लोमेरुलस में, उनका नाम क्या होगा? एंडोथेलियम सेल्स, या फिर एंडोमेट्रियम सेल्स, है ना? एंडोमेट्रियम सेल्स, ये किस में होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। फिर बीच में जो जगह है, यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? बेसमेंट मटेरियल। ठीक है जी। उसके बाद
ये जो तुम देख रहे हो बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे जो तुम्हें सेल्स मिलेंगे उन सेल्स का नाम क्या है? एपिथेलियल सेल्स। इन एपिथेलियल सेल्स को हम लोग नाम देते हैं पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स इस तरह से यहाँ पे अरेंज होते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्लिट पोर्स, या फिर हम लोग यूँ कहेंगे फिल्टरेशन पोर्स भी कह सकते हैं। ये बहुत माइन्यूट होते हैं, जिससे यहाँ पे साधारण केस में प्रोटीन या बड़े मॉलिक्यूल्स पार नहीं हो पाते, पर छोटे मॉलिक्यूल्स वो इजीली पार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज पार होकर के आता है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? फिल्टर रेट। उसे क्या कहते हैं? फिल्टर रेट कहते हैं। और जो चीज पार नहीं हुआ वगैरह, जो ब्लड वापस चला गया, उसे हम लोग नर्व को नाम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियल। सो एफरेंट से आता है, इफरेंट से निकल जाता है, कुछ चीजें यहाँ पे फिल्टरेट होता है, और इस फिल्टरेशन को कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। और लगभग हमारे पास एक दिन में, चूंकि एक मिनट का अगर बात करो तो करीबन 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर करता है। तो एक पूरा नेफ्रॉन, सॉरी एक पूरा किडनी, लगभग हमारे पास पूरा एक बोर है, पूरा या पेयर हो 180 लीटर एक दिन में वो क्या करता है? फिल्टरिंग का काम कर लेता है। यहाँ पे जो फिल्टरेट क्रिएट होता है, फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, वो लगभग 180 लीटर के आसपास होता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं GFR। GFR क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट बोल सकते हो, जो करीबन मिनट में सेकंड में भी तुम बांट सकते हो, पर उसको एक दिन में बांटो, करीबन 180 लीटर पर डे होगा। बात समझ पा रहे ना? अब यहाँ पे देखो, कुछ चीजें हम लोग को समझना होगा ना। जब हमारे पास यहाँ पे फिल्टरेट गुजर रहा था, जब कभी भी यहाँ पे फिल्टरेट गुजरेगा तो फिल्टरेट में क्या क्या चीजें होगा ये सुनो। इस फिल्टरेट से ही बनता क्या है? यूरिन। इस फिल्टरेट से ही क्या होगा? यूरिन बनता है। अब यूरिन बॉडी से कितना निकलता है? लगभग 1.5 लीटर। यूरिन का कलर कैसा होता है? लाइट येलो कलर का होता है। इसका पीएच वैल्यू 6, यानी ये क्वाइट एसिडिक होता है। इसमें क्या क्या होता है? यूरिया लगभग 25 से 30 मिलीग्राम होता है। एक बार का यूरिनेट से ये लगभग निकल जाता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि ये पूरा का पूरा हमारा बॉडी में, जिसमें 2 किडनियां हैं, 180 लीटर फिल्टरेट को फिल्टरिंग कर रहा है, पर पूरा दिन में यूरिन कितना निकल रहा है? 1.5 लीटर। यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मात्रा किडनी में ही वापस क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। पर रीअब्जॉर्ब होने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उसे क्या करना होगा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने तरह के होंगे? 2 तरह के, एक एक्टिव और एक पैसिव। बस इतना जानो, नाइट्रोजनियस वेस्ट के लिए तुम्हें और कोई एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, वो पैसिवली ही चला जाता है। तो जितना पैसिव मूवमेंट होगा वो नाइट्रोजनियस वेस्टेजेस का होगा। और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पानी, अच्छा पानी का 2 कंडीशन है, कभी वो एक्टिव है, कभी वो पैसिव भी होता है। पर ज्यादातर यूजफुल चीजें क्या होता है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब एक्टिव मतलब उसमें कुछ तुमको एनर्जी देना होता है एटीपी के रूप में। ठीक है। अब मान लो फिल्टरेट तुम्हारा यहाँ से गुजर रहा है। फिल्टरेट जब यहाँ से गुजरेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट, करीबन देखना एनसीईआरटी में लिखा है 70 से 80%, बहुत सारा मात्रा में पानी वगैरह वही इसी जगह में वापस ट्यूबल्स वगैरह रीअब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब रीअब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ के जो ट्यूब्स है वो फिल्टरेट में भी कुछ चीजें क्या करेंगे? निष्कासन करेंगे, जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, साथ में क्या हो जाएगा? एमोनिया। हाइड्रोजन, पोटेशियम और एमोनिया क्या करेगा? फिल्टरेट को देते रहेगा। फिल्टरेट क्या होगा? ताकि आयोनिक बैलेंस बनाए रखे। फिर जब फिल्टरेट पीसीटी रीजन से वापस आएगा, कहाँ पहुंचेगा? डिसेंडिंग लूप में। डिसेंडिंग लूप में हम लोग जानते हैं ये किसके प्रति परमेबल था? बताओ, किसके प्रति परमेबल था? पानी।
ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, पानी निकलता जाएगा। तो जितना फिल्टर रेट नीचे जाएगा वो उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो असेंडिंग लूप में पहुंचेगा, असेंडिंग लूप में वो किसके प्रति परमेबल होगा, इलेक्ट्रोलाइट, और पानी के प्रति नॉन। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फिर से जितना ऊपर जाएगा तो वो डाइल्यूट बनते जाएगा। ठीक है। फिर वो जब यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, डीसीटी लोकेशन पे। सो डीसीटी लोकेशन पे फिर से इलेक्ट्रोलाइट, पानी और भी जितने जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो सब क्या होगा ना, इस इलाका में जो भी नर्व वगैरह किडनी का है वो रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। बदले में इसको क्या देगा, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम के आयन देंगे ताकि आयोनिक बैलेंस बना रहे। फिर जो बचा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल लिया, फिर यहाँ पे जो फिल्टरेट बचा वो कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में अब क्या होगा, जो पानी है उसका मैक्सिमम पानी को क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। कुछ मात्रा में यहाँ से यूरिया को बाहर निकाल लेगा आयोनिक बैलेंस के लिए। अब जो लास्ट में बचेगा उसका नाम क्या होगा, यूरिन। और यूरिन इस जगह में जो फिल्टरेट घुसा था और इस जगह में जो निकला, यहाँ पे वो 4 गुना ज्यादा मात्रा में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो एक एक, ठीक है। अब देखो हमारे पास टॉपिक क्या होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक NaCl और दूसरा क्या होता है, यूरिया पे। होता क्या है ये समझोगे कि हेनलीज लूप में भी दो गो है, एक डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है। वैसे ही हमारे पास वो जो चीज था जिसका नाम क्या था, एफेरेंट, घुसा, क्या निकला, इफेरेंट निकला। इफेरेंट क्या होता है, छोटे छोटे और माइन्यूट वायर में टूटता है और किसका निर्माण करता है, पेरी ट्यूबो ट्यूबुलर, पेरी ट्यूबुलर है ना, हमारे पास ट्यूबवेल्स का निर्माण करता है। वो पेरी ट्यूबुलर ट्यूबुल्स जो बोलेंगे, वो हेनलीज लूप में क्या होता है, वो भी एक कुंडली मार के लपेटा हुआ रहता है। तो उसका भी एक असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, और ये जो हेनलीज लूप है इसका भी एक असेंडिंग डिसेंडिंग लूप होता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या करता है, यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट करता है। जिसमें होता क्या है, जब ये फिल्टरेट गुजरता है तो देखो जैसे ही वो डिसेंडिंग लूप में जा रहा है तो ध्यान से देखो उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो इसको हम लोग ऑस्मोमोल पर लीटर में हम लोग मापते हैं। ऑस्मोमोलरिटी या फिर ऑस्मोमोल पर लीटर बोल सकते हैं। तो फिल्टरेट जितना नीचे आएगा देखो, ग्रेजुअली इस समय क्या हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है। तो जितना कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है उतना देखो उसका प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जहाँ पे वो 300 के आसपास था, देखो कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकुलर रीजन में लगभग 300 के आसपास था, पीसीटी में किसका, फिल्टरेट के अंदर का प्रेशर। लेकिन जैसे ही फिल्टरेट किधर आ रहा है, देखो आउटर मेडुला, देखो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो कंसंट्रेटेड हो रहा है क्योंकि पानी निकल रहा है इस इलाका में। फिर वो नीचे आ रहा है, देखो 800 1000 और पानी निकल रहा है, तो कंसंट्रेटेड होते जा रहा है। तो देखो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ के अंदर तरफ लगभग 1200 ऑस्मो मिलीलीटर पर हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे फिर जाता है, क्योंकि अब डाइल्यूट होने लगता है, पानी धीरे धीरे स्टोर होने लगता है, तो 800 600 400 200 100, यानी अब क्या होता है, प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। कहाँ तक, डीसीटी लोकेशन तक। यानी पीसीटी और डीसीटी में थोड़ा बहुत प्रेशर का तुमको अंतर देखने को मिलेगा। पर हेनलीज लूप में किसी जगह प्रेशर बढ़ता है तो किसी जगह प्रेशर कमता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहेंगे। और ये क्यों होता है, तो देखो यूरिया और NaCl के रीअब्जॉर्प्शन के कारण। फिर देखो धीरे धीरे 300, फिर 300 से देखो 400 600 और फिर 1200। जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है, यानी पानी रिमूव हो रहा है उससे, और इस लोकेशन में पानी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। साथ में कलेक्टिंग डक्ट में कुछ मात्रा में यूरिया भी निकल जाता है, वो हम लोग पढ़े थे ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं, ठीक। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जो होता है, यहाँ पे हमारे पास 3 महत्वपूर्ण चीज है। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा ना, हमारे पास एक ग्लैंड है जिस ग्लैंड का नाम होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसके अलावा
एक होता है JGA, इसका फुल फॉर्म क्या था? स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस एपैरेटस, एपैरेटस, है ना। इसके अलावा थोड़ा बहुत मात्रा में हमारे पास क्या होगा? हार्ट। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन मतलब कभी कभार हमारा किडनी में जैसे कि आयोनिक बैलेंस, इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस, इसके अलावा और भी होंगे, जैसे कि तुम बोल सकते हो सीधा सीधी GFR बोल सकते हो, आयोनिक बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर बॉडी में गड़बड़ होता है तो बॉडी में क्या होता है? हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स का नाम क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को इजीली देख लेता है। जब कभी भी हमारे रिसेप्टर्स को ये लगे कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, तब एक तो चीज काम एक्टिवेट होता है, इसका नाम है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? देखो सीक्वेंस को समझोगे। जब कभी भी आयोनिक फ्लूइड बैलेंस या फिर GFR हमारा गड़बड़ होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं ना, सीधा चला जाएगा सिग्नल, किसको देगा? हाइपोथैलेमस को। ये हाइपोथैलेमस को क्या इंफॉर्मेशन देगा? कि ये सब गड़बड़ हो रहा है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा ना, उस समय एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन दो हार्मोन्स में से कोई भी मेनली एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगा। ये सीधा क्या करेगा ना, हमारा इस समय जब ये गड़बड़ हो रहा है, मतलब बॉडी में हो सकता है डाईयूरेसिस हो रहा हो। डाईयूरेसिस का मतलब एक्सेस यूरिन डिस्चार्ज हो रहा हो। तो ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, सबसे पहले क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, किसको? डाईयूरेसिस को, कि जिससे ज्यादा मात्रा में यूरिन डिस्चार्ज ना हो। साथ में ये चला जाएगा डिस्टल पार्ट में, डिस्टल मतलब डिस्टल DCT पार्ट में, वहां पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करेगा? पानी को और बाकी चीजें जो है उनका रीअब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देगा। जब ये नॉर्मल कंडीशन में पहुंचेगा, नॉर्मल कंडीशन मतलब GFR फिर से बैलेंस हो जाएगा, तो फिर से रिसेप्टर्स क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन देगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, एंड देन हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ADH का निष्कासन को बंद कर देगा। इस दौरान क्या होता है? GFR को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर जो हमारा ट्यूबल्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना होता है, तो ये काम भी वो लोग कर ही लेता है। इसके अलावा एक तो और चीज है, GFR गड़बड़ होने से ये जो लोकेशन है, देखो ये जो लोकेशन देख पा रहे हो, ये जो लोकेशन तो देख पा रहे हो, यहाँ पे एफरेंट और DCT के बीच का ये जगह हमारे पास जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जब कभी भी GFR का मात्रा में गड़बड़ होता है, इस जगह के सेंसिटिव सेल से क्या निकलता है? रेनिन। रेनिन चला जाएगा कहाँ पे? ब्लड के पास। ब्लड में क्या चीज होता है? एक इनएक्टिवेट कंडीशन में रहता है एंजियोटेंसिनिन, इसको क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन 1 और एंजियोटेंसिनिन 2 में, जिसमें से 2 जो होगा वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। वो क्या करेगा? GFR रेट को फिर से अपने जगह में वापस लेने का कोशिश करेगा। इस दौरान अगर मान लो कि GFR बढ़ गया वगैरह, तो जब नॉर्मल कंडीशन में पहुंचेगा तो फिर से वही काम होगा, रेनिन डिस्कशन बंद हो जाएगा और GFR कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक काम किसने किया ना, रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस का मदद से, एक काम किसने किया ना, JGA ने। अब जब JGA ने किया तब हो सकता है प्रेशर बढ़ जाए, तब हमारे नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा? उस समय जब कभी भी इसके द्वारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा होगा, प्रेशर बढ़ चुका होगा, तब ये क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, जिससे वो चौड़ा हो जाएगा, एंड देन चौड़ा होने से क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज मतलब नॉर्मल कर देगा। यानी एक रिसेप्टर होगा, एक रेनिन होगा,
और एक क्या हो जाएगा, ANF होगा। ये तीनों मिल करके क्या करता है ना, किडनी का रेगुलेशन करता है। कभी आयोनिक बैलेंस गड़बड़ होने से, GFR बैलेंस होने से, तो कभी प्रेशर गड़बड़ होने से। बात समझ पा रहे ना? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे होगा क्या ना, यहाँ से एक यूरेटर आ रहा था, और ये कहाँ पे जाकर जुड़ रहा था ना, एक तरह का वेसल में, है ना। इसका नाम क्या था दिए थे, ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। सो हमारे पास दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लडर है, और इसका नाम क्या होगा, यूरेथ्रा था। अब देखो, ये जो देख पा रहे हो, ये वॉल है। जब कभी भी यहाँ से यूरिन आ करके जब यहाँ पे स्टोर होते जाएगा और यूरिन का मात्रा बढ़ जाएगा, तब ये जो वॉल के जो सेल्स हैं, ये किसको इंफॉर्मेशन भेजेगा, CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि यहाँ पे यूरिन भर चुका है, आप निष्कासन कर सकते हो। तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा ना, सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ के जो जगह है, यहाँ पे इसको सिकुड़ करेगा तभी नहीं प्रेशर गिरेगा। पर यहाँ पे जो हमारे पास स्पिंस्टर सेल होंगे, स्पिंस्टर दो तरह के होंगे, एक अंदर तरफ और एक बाहर तरफ, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनको क्या करेगा ना, लूज कर देगा, स्मूथ करेगा। वॉल के सेल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, पर स्पिंस्टर के सेल्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे। जिससे क्या होगा, ये पिचकेगा और यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाएगा थ्रू यूरेथ्रा। तो यूरिन निकलने का प्रोसेस को मिक्सच्यूरेशन कहेंगे, और इस पूरा मैकेनिज्म को हम लोग कहेंगे मिक्सच्यूरेशन रिफ्लेक्स। बात समझ पा रहे? तो ये हमारे पास है, मिक्सच्यूरेशन का सीधा मतलब यूरिन का निकलना, और ये जो पूरा मैकेनिज्म कि यहाँ के वॉल के सेल्स का इंफॉर्मेशन भेजना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इसको कॉन्ट्रैक्ट करना, इनको रिलैक्स करना, फिर यूरिन को निकालना, इस पूरा होल प्रोसेस को क्या कहेंगे, मिक्सच्यूरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। बाकी यूरिन का हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या होगा, pH 6 होगा, एसिडिक होगा, और यूरिन देख करके ही हम लोग मैंने टेस्ट करके बहुत सारे बीमारियों के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। ओके, अब एक ठो हो जाएगा अदर मैकेनिज्म। अदर मैकेनिज्म का मतलब क्या सिर्फ किडनी से ही हम लोग का वेस्टेज निकलता है, तो ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग का बॉडी में एक तो लंग्स है, साथ में हमारे पास क्या है, लिवर है, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, स्किन में दो चीज है, एक स्वेट ग्लैंड है, और एक क्या हो जाएगा, सेबासियस ग्लैंड है। ठीक है, ये सब से भी हम लोग का बॉडी में वेस्टेजेस निकलता है। जैसे लंग से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग का बॉडी में रहेगा तो बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऑर्गन्स डैमेज करेंगे। तो इसको साथ में कुछ मात्रा में पानी भी निकल जाता है वाटर वेपर के रूप में। लिवर से बाइल जूस, जिसमें हमारे पास बिलिरुबिन है, बिलीवर्डिन है, और भी हमारे पास दुनिया भर की चीजें हैं, वो लिवर से डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ ही रिमूव हो जाते हैं। स्वेट, जिसमें हमारे पास NaCl, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड, और हमारे पास पानी, ये क्या होता है, स्वेट ग्लैंड से निकलता है। ये हम लोग का बॉडी में क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है गर्मी के समय, ठंडा के समय तो कम स्वेट होता है। सेबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है, सेबम निकलता है। इससे एस्टेरॉल्स, हार्मोन्स, और भी बहुत सारे चीजें निकलता है, जो क्या करता है, बॉडी को, स्किन को क्या देता है, ऑयली स्किन बना देता है। इससे भी हम लोग के पास क्या होता है, वेस्टेज निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल किडनी से ही वेस्टेज निकलेंगे, और भी हमारे पास ऑप्शंस है। बात समझ पाए? अब क्या बचा, बीमारी।